नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसका नाम 2 हफ्ते पहले तक ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हर तरफ ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। टीवी डिबेट, अखबारों में इस बैंक के संकट को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, जिन पर भारत के लोग भी चिंता जता रहे हैं। अमेरिका में शुरू हुए बैंकिंग संकट को लेकर भारत में भी खूब हंगामा हो रहा है। अमेरिकी सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर यहां भी हो हल्ला मच रहा है, लेकिन ये चिंता कितनी सही है? क्या अमेरिकी बैंकों पर लगे ताले से हमको और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है? क्या भारतीय बैंक इस स्थिति में है कि वो सिलिकॉन वैली जैसे संकट को झेल सके? भारत की आम जनता यानी कि आपको और हमको अमेरिका में उठे इस संकट से कितना घबराने की जरूरत है और क्यों इसे 2008 की मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है? अगर भारत में ऐसी स्थिति बनी तो फिर क्या होगा? ये सारे सवाल आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत के बैंकों और यहाँ के लोगों पर अमेरिकी बैंक संकट का क्या असर होने वाला है। क्या इसकी तुलना 2008 के संकट से करना सही है और क्यों हम भारतीयों की एक आदत हमें इस तरह की मुश्किलों से बचाकर रखेगी। अमेरिका के बैंकों के अचानक से डूबने की खबर ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया। लोगों को साल 2008 की लेहमन ब्रदर्स के डूबने की जो त्रासदी थी वो याद आ गई। इस बार भी चिंता यही है कि कहीं इसका असर भारत तक न पहुंच जाए और हमारा वित्तीय सेक्टर जो अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है वो कहीं फिर से लड़खड़ा ना जाए। सिलिकॉन वैली का असर भारतीय बैंकों पर पड़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर शेयर बाजार के रुझानों की बात करें तो ये और भी ज्यादा मजबूत लगती है। बैंकिंग एक्सपर्ट भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिकी बैंकों के डूबने का असर भारतीय बैंकों पर तो नहीं पड़ने वाला। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने भी ये बात कही कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक संकट का असर भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी बैंकों में भारतीयों का एक्सपोजर नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक इतना बड़ा बैंक भी नहीं है कि वो बैंकिंग सिस्टम पर ही असर डाल दे। हालांकि उन स्टार्टअप्स पर असर जरूर पड़ेगा जिनका पैसा वहां पर जमा है। भारतीय बैंकों की रेगुलेटरी, कर्ज देने के नियम, आरबीआई की निगरानी जैसे कई लेयर्स होते हैं जो उन्हें सिलिकॉन वैली बैंक जैसी गलती से रोकते हैं। अगर भारत में सिलिकॉन वैली जैसी कोई भी घटना होती है तो भारतीयों की सेविंग्स की आदत उन्हें इस मुश्किल से उबार लेगी। भारत के लोग कर्ज के मुकाबले सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक साल 2027 तक भारत के लोगों की फाइनेंशियल सेविंग 135 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 315 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगी। सिर्फ हाउस होल्ड सेविंग यानी कि जो घर में हम लोग बचत करते हैं वो 43.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हमारी बचत की आदत हमें इस तरह के बैंकिंग क्राइसिस में हमेशा बचा कर रखेगी, फिर चाहे बचत घर में रखे गुल्लक में ही क्यों ना करी गई हो, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में की गई हो या फिर फिजिकल एसेट्स के रूप में की गई हो। यहाँ पर लोग जमीन और सोने में भी पैसा निवेश करके उसे अपने भविष्य के लिए या मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में 52.5% लोगों ने फिजिकल सेविंग के जरिए बचत की, तो वहीं दूसरी तरफ 47.5% लोगों ने एसेट्स में निवेश करके सेविंग्स की। भारतीयों की एक और आदत जो बैंकिंग संकट में हमें या बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में हमें बचाती है वो है तय लिमिट के साथ बैंकों में सेविंग करना। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बीमा, एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, सरकारी स्कीम, गोल्ड, प्लांट जैसे अलग अलग एसेट्स में निवेश करने वाले भारतीयों की आदत उन्हें बैंकिंग क्राइसिस में बचाने के लिए काफी कारगर है। भारत और अमेरिका के लोगों की फाइनेंशियल आदतों के बारे में अगर बात करें तो अमेरिका में लोगों के कर्ज लेने की आदत हमसे बिल्कुल अलग है। अमेरिका में ब्याज दरें कम थीं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में लोन लेना उनकी आदत में शुमार हो गया था, जबकि भारतीयों में लोन लेने से पहले एक डर रहता है उसे चुकाने का। ऊंची ब्याज दरों की वजह से लोग लोन लेने से बचते हैं। बैंक कर्ज पर लोगों की निर्भरता हमारी जो है वो कम है। साल 2008 में जब अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुई थी
अब मैं आपको ये बताता हूं कि 2008 में भारत कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरा था। उस वक्त भारत ने उससे निपटने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में काफी ढील दी थी। पहले रेपो रेट 6.5% थी, जिसे घटाकर पहले 5.5% और फिर 5% और फिर इसके बाद में घटा करके 4% तक कर दिया गया। कैश रिजर्व रेशियो को भी घटा दिया गया। आरबीआई के इन कदमों से इकोनॉमी में करीब 5,60,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी के तौर पर बाहर आए। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग पर भी जोरदार तरीके से खर्च किया गया और यही वजह रही कि 2008 की आर्थिक मंदी का असर भारत पर बिल्कुल न के बराबर दिखाई दिया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत में लोगों की बचत की जो आदत है उसको लेकर के आपका क्या मानना है कि बैंकिंग क्राइसिस से वो उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकती है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।